हेलो दोस्तों, हेडलाइन न्यूज है कि फेड ने रेट हाइक किया है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंपैक्ट है, इन सब के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फेड रेट हाइक कर रहा है और उसका ऑब्जेक्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना। दोस्तों 1981 में, ठीक है, 40 साल पहले यूएस में 8% से ऊपर का इन्फ्लेशन देखा गया था, जो अब देखा जा रहा है। हमने कोविड से पहले भी देखा हुआ है। कभी भी यूएस में हम देखते थे कि 1% का 2% का इन्फ्लेशन होता था, या इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, चीजें बढ़ती नहीं थी, महंगाई होती नहीं थी। लेकिन अभी हर चीजों के वहां पर भी दाम बढ़ रहे हैं। जैसे गैस खरीदना है वहां पर तो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, ग्रोसरी खरीदनी है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहां पर जो फेड है, जैसे भारत में आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिमिलरली वहां की जो सेंट्रल बैंक है, अब वो इन्फ्लेशन के साथ फाइट कर रही है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो रेट है, जो रेपो रेट जैसे इंडिया में है, तो वहां पर जो उनके जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया है 0.75%। अब ये 0.75% भी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि 1994 में पिछली बार इतना बड़ा रेट हाइक हुआ था। नहीं तो फेड मतलब 25 पैसे का, या फिर जो 25 बेसिस पॉइंट का, या 0.25% का ही रेट हाइक होता था, या कम होता था, वैसा ही होता था। तो इतना बड़ा रेट हाइक उन्होंने किया है क्योंकि वो चाहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेट हाइक होगा अगर, तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं वो लोन देना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि इकोनॉमी जो है थोड़ा सा कूल डाउन हो, ये उनका जो है कोशिश रहने वाली है। अब फेड अगर रेट डिक्रीज करती है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ। 2020 में जब कोविड आया था तो उन्होंने रेट को बिल्कुल कम कर दिया था, मार्केट में पैसे आ गए थे और स्टॉक मार्केट हमने देखा किस हिसाब से बढ़ा है। अब सेम चीज अब वो उल्टी हो रही है, मतलब वो अपनी जो बैलेंस शीट है 47.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतने के साथ ये हर मंथ ये बिलियन रहना रहेगा दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, 47.5 बिलियन के हिसाब से ये जो बैलेंस शीट है वो कम करने वाले हैं। वो तो कूल करना चाहते हैं वो डिमांड को। इकोनॉमी में जो गतिविधियां होती हैं, इसके कारण से डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो डिमांड को वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कूल डाउन हो। तो ये फेड का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इंपैक्ट कैसे? उनका वही ऑब्जेक्टिव है कि डिमांड स्लो डाउन हो। कैसे होगा? जैसे समझ लीजिए कोई बैंक है, बैंक को कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको एक बड़ा कारखाना लगाना है। तो कारखाना लगाना है तो बैंक के पास जाएंगे, लेकिन बैंक से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है तो क्या होगा कि वो शायद बोलेंगे कि ठीक है कारखाना बाद में लगाएंगे। तो कारखाना लगाना है तो उनको लेबर चाहिए, उनको सीमेंट चाहिए, उनको बिल्डिंग मटेरियल की चीजें चाहिए, केबल्स चाहिए, ईंटा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उनकी जो डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेड है कि कम हो जाए। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो लोगों के पास जो पैसे हैं वो भी थोड़े कम हो रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? चीजों को कम खरीदेंगे। या पहले समझ लीजिए कोई XYZ चीज को 2 किलो खरीदते थे, तो अब शायद 1 किलो खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? परचेजिंग पावर थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, खासकर यूएस के केस में माइल्ड रिसेशन भी आ सकता है। और ये चीज को हमको देखना है। अगर 2 क्वार्टर अगर ग्रोथ नहीं हुआ यूएस में तो रिसेशन भी आ सकता है, और ये होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट, खराब इंपैक्ट रेट बढ़ने का। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करना। तो ये एक ऑनगोइंग चीज है। एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि आग लगी हुई है और हम एक तरीके से बता रहे हैं कि अभी फिलहाल ये सब हो रहा है। तो चीजें ऑनगोइंग क्या क्या नया रूप लेती है हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। अगली चीज, आप पर कैसे इंपैक्ट होगा? अब देखिए यूएस की जो पब्लिक है उनके लिए बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएंगे। अब आरबीआई ने ऑलरेडी यहां पर इंक्रीज कर दिया है। तो अगर कुछ पॉजिटिव छोटा मोटा अगर होगा तो वो है कि फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स के जो रेट है वो थोड़े बढ़ जाएंगे, और थोड़े बढ़े भी। हम लोग सुनते हैं ना 20 पैसा 50 पैसा किसी ने बढ़ा दिया है, तो वो है। लेकिन जो लोन लेना है वो महंगा हो जाएगा। और दूसरी चीज, फ्लोटिंग लोन जो है वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फ्लोटिंग लोन्स हैं। तो पॉजिटिव अगर इंपैक्ट अगर इनके लिए कहेंगे या नो इंपैक्ट करेंगे, तो वो है बैंक स्टॉक्स के लिए। बैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैंक्स अपना ठीक ठाक बिजनेस कर लेंगे।
तो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन कम होता है, स्टील के भाव कम होते हैं, तो ऑटो सेक्टर को फायदा हो सकता है। ये सब चीजें हैं। ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, और ग्रोथ की जो रफ्तार है अभी एक्सपेक्टेड है कि स्लो डाउन हो जाए। अब इसमें एक एक आम आदमी क्या करे, एक जॉब वाला आदमी क्या करे यहां पर? तो आपको जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने पिछले 1-2 साल से यहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा तो आपने बड़ी बुल रन देखी है, अब आप बियर रन देख रहे हैं, तो आपको यहां पर अपना एसेट एलोकेशन देखना है। मतलब समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से, मैं हर बार यही बताता हूँ, 100 रुपए में से यहाँ पर, और इनफैक्ट ये भी मेरी ही स्ट्रेटेजी कि 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 100 रुपए इक्विटी मार्केट में नहीं होने चाहिए, कुछ पैसे गोल्ड में भी होने चाहिए, कुछ पैसे रीट में भी होने चाहिए, कुछ पैसे डेट में भी होने चाहिए। एक तरीके से बास्केट में पैसे होने चाहिए। पूरे पैसे ऐसा ना हो कि स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में डाल दीजिए। अगर आपके पास समझ लीजिए 1 लाख रुपए है और कहीं 25,000 पेनी स्टॉक में डाला हुआ है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वही अगर 1 लाख रुपए है, कोई एक अच्छे लार्ज कैप ग्रोइंग कंपनी पर आपने डाला हुआ है और वो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, तो अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट। तो इसीलिए कंपनी स्टॉक्स देखते रहिए, आपका जो स्टॉक्स हैं कितने मजबूत है वो बहुत जरूरी है। और यहां पर आता है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जिस पर हम हमेशा फोकस करते हैं। फंडामेंटल्स बताते रहिए, और यहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर अभी तक भी आप वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो, कि कौन से स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस करें अगले कुछ दिनों में। जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।